31 जनवरी 2026। जो हमने आपसे पहले कल जो बातें की थी वो चरितार्थ हो रही है, क्योंकि चाइना से एक बड़ा जहाजी बेड़ा ईरान की तरफ चल निकला है और 1 और 2 फरवरी को नेवल एक्सरसाइजेज होंगी रशिया, चाइना, ईरान की जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज। और वहीं पर 500 किलोमीटर दूरी पर अमेरिकन जहाजी बेड़ा है और वो अमेरिकन जहाजी बेड़ा उसका जो कमांड है वो इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा है आईआरजीसी को, ईरान को, कि इस तरह से नेवल एक्सरसाइज करना, लेकिन ईरान उसका दूसरा जवाब भी दे रहा है। उधर सैन्य जमावड़ा जारी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमने ईरान को डेडलाइन दे दी। चाइना ने बहुत सारे ऐसे राज खोले हैं मोसाद के बारे में जो चौंकाने वाले। एप्स्टीन फाइल्स सामने आई है और इतना घृणित और काला चिट्ठा अमेरिकन और यूरोपियन एलिट्स का खुल गया है और लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप झिझक रहा है स्ट्राइक करने में। ट्रंप को फोर्स करने के लिए एप्स्टीन फाइल्स के और कुछ चीजें और जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो ट्रंप को सीधे इन्वॉल्व करती है उनको लीक किया गया है ताकि ट्रंप एम्बैरेस हो और ट्रंप को जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो ब्लैकमेल कर सके। ये देखिए अमेरिकन प्रेस का कहना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये अमेरिकन प्रेस का कहना है। उसके बाद फिलिस्तीन पे, लेबनान पे, सीरिया पे, बाकी जो अरब देशों की इस समय डिप्लोमेसी राजनीति चल रही है और सब कुछ इर्द गिर्द ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के घूम रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। Please, in the back, yes. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only military they action? know for sure. Have you communicated? ट्रंप ने देखिए साफ कर दिया कि हमने एक डेडलाइन दी है। हालांकि ट्रंप बार बार अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत भी करना चाहते हैं लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं होने चाहिए। और इसके जवाब में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने भी स्टेटमेंट दिया। उसके साथ साथ ईरान के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हतामी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और दोनों ने लगभग एक तरह की बात की कि ईरान ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। और ये बात सच है, ईरान का कोई सीधे हमला कभी किसी पे नहीं हुआ। 260 एडी में जो उस समय प्री इस्लामिक ईरान में जो सासनेड एम्पायर था, उसका जो राजा था शापूर I, उसने रोमन एम्परर लाइबेरियन को हरा दिया था बैटल ऑफ एडेसा में। लेकिन रोमन एम्परर ने अटैक किया था पर्शिया के अंदर। ये लड़ाई जो उस समय पर्शियन टेरिटरीज थी, पर्शियन एम्पायर की, टर्की के आसपास ये एडेसा जगह है आज के टर्की के हिसाब से, उस समय वो सासनेड एम्पायर में थी। तो ये बात सच है कि ईरान ने कोई सीधे हमला उस तरीके का कभी नहीं किया। हाँ, ये बात है कि जब उस पर हमला हुआ है तो फिर उसने जवाब दिया। तो ये देखिए जो हटामी की और अराक्ची दोनों की जो बातचीत रही। उसके बाद अली लारजानी जो ईरान के एक तरह के एनएसए हैं, वो मॉस्को चले गए और मॉस्को में देखिए वही पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि कैसे ये जो जंग है अब धीरे धीरे अमेरिका और ईरान के बीच, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच नहीं रह गई है। रशिया, चाइना सीधे इसमें आ रहे हैं। कुछ जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा था कि वो केवल भारत पाकिस्तान की भी जंग नहीं रह गई थी, उसमें चाइना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसी तरीके की स्थिति लगभग यहां पर बनती जा रही है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, कुछ बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो ईरान से उड़े थे रशिया के लिए, वो आज वापस ईरान आए हैं और ये पूरी संभावना है कि उनमें और ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स के लिए सोडियम परकुलेट है शायद, जो चाइना से रशिया कई बार जाता है, रशिया से फिर तेहरान आता है, ईरान आता है। इसके बारे में भी खबरें। चाइना ने कहा कि जिस तरह से मोसाद ने और सीआईए ने ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कराई, ये ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क है और इसके लिए एक फायरवॉल बनाना जरूरी है। और यही बात देखिए बार बार चाइना कह रहा है कि हमारे जो इंजीनियर्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो इस तरीके का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसको हैक नहीं किया जा सकता है। जो अमेरिका कम से कम अभी जो सैटेलाइट सिस्टम अमेरिका के पास हैं, 8000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में हैं, चाइना की 2000 प्लस हैं और 2 लाख सैटेलाइट्स आने वाले सालों में चाइना उतारने जा रहा है। तो यह बात भी उसने कही है कि ईरान से हमने सीखा है, ईरान में जो हुआ, और ईरान की रक्षा के लिए हमने फायरवॉल बना दिया है और पूरे एशिया की रक्षा के लिए। अब आप सोचिए,
चाइना यहां तक कह रहा है कि पूरे एशिया की रक्षा के लिए, जिसमें सब भारत पाकिस्तान सभी आते हैं, पूरा साउथ एशिया आता है, पूरे एशिया की रक्षा के लिए हमें इस तरीके का एक कवच, एक आभासी कवच कहिए, एक वर्चुअल आर्मर इस तरह का चाइना बनाएगा। ऐसी बातें आ रही हैं और वो बनना शुरू भी हो गया है। उसके बाद देखिए, जो सेंटकॉम ने, जो अमेरिका का कमांड सेंटर मिडिल ईस्ट में है, कतर में, सेंटकॉम ने ये एक जो नेवल एक्सरसाइजेज होने जा रही हैं 1 और 2 फरवरी को, उसके बारे में सेंटकॉम ने एक नोटिस इशू की है कि इसको प्रोफेशनल और सेफ मैनर में ईरान कंडक्ट करे। अब देखिए, ऑलरेडी अमेरिका डर रहा है कि इसमें कहीं कुछ भी हो सकता है। नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, 500 किलोमीटर दूर पे अमेरिका का जहाजी बेड़ा है, और इसके बाद आईआरजीसी ने जवाब दिया। आईआरजीसी ने कहा कि देखो, यूएस मिलिट्री को जितना गर्व अपने ऊपर है, आईआरजीसी को भी उतना ही गर्व अपने ऊपर है। हम लोगों के जो वॉर टाइम एक्सपीरियंसेस हैं, वो शायद किसी के पास नहीं है, जो हमने सीखा है अपनी वॉर से, जो वेरियस वॉर से, और हम कम समय में ज्यादा, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है, हम कम समय में ज्यादा सीख लेते हैं। तो ये एक पूरा, इस पे भी, नेवल एक्सरसाइजेस पर भी एक तरीके से एक पॉलिटिकल इशू भी ये बनता चला जा रहा है। उसके बाद देखिए, जो यूएस मरीन कोर F-35C लाइटनिंग II, अब ये देखिए क्या हो रहा है कि जो इब्राहिम लिंकन का जो कैरियर वहां पर है खड़ा, उसमें जो जेट्स हैं F-35, क्योंकि इधर जो जेट्स यूएस बेसिस पे हैं वो F-15 ज्यादा है। F-35 लाइटनिंग II, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जेट्स अमेरिका हैज, इसने आज उड़ान भरी। अब ये भी दिखाया जा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है ईरान को कि हमारे पास क्या है। पिछले 24 घंटों में 21 USAF C-17A और 1 C-5M सुपर गैलेक्सी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। अब आप सोचिए, पिछले 24 घंटों में 21 ट्रांसपोर्ट सुपर एयरक्राफ्ट, जो ये जिनमें ये कुव्वत है कि वो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो ट्रांसपोर्ट है उसको कैरी कर सकते हैं, ये भी सेंटकॉम में उतरे। उसके बाद एक और C-5M सुपर गैलेक्सी एयरक्राफ्ट, ये जर्मनी के रैमस्टाइन एयरबेस से उड़ के अलुदेद बेस में आया है। अब आप बताओ, ये एक एक खबर इस तरह की आ रही है। उसके बाद ये भी एक बात अमेरिका ने रिलीज की है कि ओमान के दुकुम एयरपोर्ट को कि अमेरिका की सैटेलाइट इमेजरी ने मैप किया। अब ये दिखाया जा रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि जो हमारा इब्राहिम लिंकन है, जो न्यूक्लियर पावर्ड जहाज है, CVN-72 है, यानी बहुत एडवांस स्टेज का न्यूक्लियर ये जहाज है, इसमें जो सैटेलाइट इमेजरी है, देखो ओमान को अगर ये कैप्चर कर रही है तो ईरान को भी कैप्चर कर रही होगी। इस तरह की बातें, मतलब इस तरह की बात को सिद्ध करने के लिए अमेरिका ने यह किया। अब इधर क्या है कि दूसरी तरफ ईरान ने इसके बदले में एक और सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो इजराइल का नेवातीम एयर बेस है, 12 दिन के युद्ध के समय उसमें जो डैमेजेस हुए वो ऐसे हैं कि जो अभी तक इजराइल ने रिवील ही नहीं किए थे। ये भी पूरा चल रहा है। फिर B-2 एयरक्राफ्ट, अमेरिका के एयरक्राफ्ट जिससे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ था जून के युद्ध में, वो भी 2 B-2 एयरक्राफ्ट भी दोहा कतर में उतरे हैं। फिर देखिए, फिर यहां पर एक और बात आ रही है कि जो ईरान और अमेरिका की जो कई एक्सचेंजेस हो रहे हैं, कई लेवल्स पे हो रहे हैं, एक तो सीधे डिप्लोमैट्स कर रहे हैं, ऑफिशियल्स कर रहे हैं, फिर इंटेलेक्चुअल्स भी कर रहे हैं। तो ऐसे एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज में इरानियन इंटेलेक्चुअल्स का बकायदा बयान आया कि इमाम खामनेई ये मानते हैं कि किसी भी विचार के लिए, एक उच्च विचार के लिए, जैसे फिलिस्तीन की आजादी, इस तरह के उच्च विचार के लिए अगर हमें कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़े तो जरूरी है, और आज तो हम जीतने की स्थिति में। ये इमाम खामनेई की पोजीशन है। और इमाम खामनेई देखिए,
जमकरान मस्जिद भी गए, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी कल। आज वो इमाम खुमैनी का जो टूम्ब है, जो मॉन्यूमेंट है, मैं जब ईरान गया था तो हमने उसको बकायदा फिल्म किया था, क्योंकि तेहरान का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी इमाम खुमैनी एयरपोर्ट है। उससे जब आप तेहरान शहर की तरफ जाते हैं, वो थोड़ा बाहर है शहर के, उससे जब आप शहर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में इमाम खुमैनी का पूरा मॉन्यूमेंट, भव्य मॉन्यूमेंट पड़ता है। वहां पर इमाम खामनेई आज गए। तो देखिए, लगातार इस तरह की सिंबॉलिक बातें होती चली जा रही है। और ईरान ने वो पिक्चर्स जिसमें इमाम खामनेई इमाम खुमैनी के मॉन्यूमेंट में हैं, उन्होंने वो पिक्चर्स जारी की और उन्होंने कहा कि जो अफवाहें थी कि खामनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो ये उसका जवाब है। खामनेई अंडरग्राउंड नहीं हुए, अफवाहें अंडरग्राउंड हो गई हैं। फिर उसके बाद फिलिस्तीन के मसले पे आज पहली बार आईडीएफ ने मान लिया है, ये बड़ी घटना है। देखिए, आईडीएफ ने मान लिया है कि 71,000 कम से कम सिविलियंस उसने मारे, शहीद किए गाजा में। आईडीएफ ने फॉर्मली मान लिया। और ये एक पैटर्न है आईडीएफ का, इजराइल का। पहले डिनाई करो, फिर मॉक करो, और फिर जब कोई मतलब ना रह जाए, अब सीज फायर भी हो गया, सब हो गया, इतना समय हो गया, तो फिर एडमिट भी कर लो। अब ये बकायदा आईडीएफ ने इसको माना है कि जो गाजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके जो फिगर्स हैं और जो आईडीएफ के फिगर्स है वो बहुत ज्यादा नजदीक है। और जो सबसे चौंका देने वाली बात है, सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है, आप ये ग्राफिक देखिए, इसमें आईडीएफ ने माना है कि 83% सिविलियन इसमें मारे गए। अभी तक आईडीएफ कह रहा था कि जो भी गाजा में 71,000 लोग मारे गए, उसके बाद जो 2 लाख के करीब घायल हुए, उसमें से अधिकतर हमास के लोग हैं। अब खुद आईडीएफ कह रहा है कि उसमें 83% उसमें सिविलियंस हैं। हमास के उसने टोटल 8,000 ही मारे। तो अगर हमास के 8,000 ही मारे तुमने, और फिर तुम तो फिर एक सीधे जेनोसाइड एक्सेप्ट कर रहे हो। एक तो ये बात। दूसरी बात, इससे यह भी सवाल उठता है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास पहले यह सोचा जा रहा था 30 से 40,000 रेजिस्टेंस के लोग उसमें हताहत हुए पूरी जंग में। अब इससे कैलकुलेशन सब हो जाता है। अब इसमें कोई हमको प्रो रेजिस्टेंस कह दे, किसी को कुछ कह दे, तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई इंसाफ नहीं हुआ। बात यहां पर यह है कि पूरा एक कैलकुलेशन ही आप गड़बड़ा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं एक समय कि हमने 30 से 40,000 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के फाइटर्स को मारा, अब आप कह रहे हो कि 8 से 10,000 मारा। अरे भाई, तो 8 से 10,000 मारा तो उनके पास ऑलरेडी उस समय 7 अक्टूबर 2023 के आसपास ऑलरेडी कहा जाता था कि अकेले मतलब जो अलग अलग फैक्शन है सबको मिला लिया जाए तो 60,000 से ऊपर उनके पास आर्म्ड सोल्जर्स हैं। उसके बाद रॉकेट्स हैं 1 लाख से ऊपर, सारी चीजें। और अभी अगर 8,000 उसमें मारे गए हैं तो उसके, और जो नए फिर एडमिट हुए हैं, तो उससे उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो ताकत है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो ये बात क्यों नहीं बताई जाती पब्लिक को। उसके बाद ये भी इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि टॉप लीडरशिप में, टॉप मतलब टॉप एंड मिडलिंग, टॉप मिडलिंग जूनियर, अच्छा हाँ, ये बात भी उन्होंने कही कि ज्यादातर हमने जूनियर ऑफिसर्स को हमने मारा है, जो बाकी जो सोल्जर्स हैं, और 750 ऑफिसर्स को मारा, जिसमें इसके रेजिस्टेंस के, जिसमें करीब 700 जूनियर ऑफिसर्स थे और बाकी कुछ हाई रैंकिंग थे और फिर कुछ मिडिल लेवल के थे। मतलब मिडिल लेवल का जो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन रेजिस्टेंस में है वो महफूज रहा और वही लड़ाई आगे चला रहा है। लगातार वो रिप्लेस कर रहा है जो भी जूनियर कमांडर्स मारे जा रहे हैं, या जो टॉप की लीडरशिप जब मारी जाती है तो वो उसको लगातार रिप्लेस कर रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये तो एक तरह से जो इजराइल के पक्ष में उनके साथ भी एक मजाक है। मतलब ऐसी ये लोग ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ऐसे मतलब जब कोई ताकत, कोई बड़ी ताकत या कोई जुल्मी ताकत जब गिरती है तो इसी तरह की गलतियां करती है। अब आप देखिए, आज भी जो गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है, आजकल सीज फायर की बात हो रही है, 31 जनवरी की सुबह तड़के आज ही 19 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हो गए
शहीद कर दिया इजराइल ने। और 2 जगह स्ट्राइक किया, नॉर्थ गाजा में और फिर खान यूनिस के पास, यानी साउथ गाजा में। और इसमें इन्होंने एक वो क्या दिया, इन्होंने बहाना क्या लिया, बहाना ये लिया, उन्होंने कहा कि राफा में बड़ी संख्या में रेजिस्टेंस के फाइटर्स उभर के सामने आ रहे हैं। अब इसका ना तो कोई प्रूफ है ना ही कोई चीज है। अब उन रेजिस्टेंस के फाइटर्स अगर वो मारे जाते, अब देखिए वही बात आ गई, पहले भी तुमने कहा कि रेजिस्टेंस के लोगों को हमने मारा, आज कह रहे हो सिविलियंस थे वो। अब आज जो तुम कह रहे हो कि रेजिस्टेंस के फाइटर्स को हमने देख के मारा, उसमें 19 सिविलियंस जो मारे गए, उनकी जवाबदेही कौन देगा? यही सब चीजें हैं देखिए जो मिलजुल कर एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट क्रिएट कर रही हैं पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। और यही चीज ईरान और अमेरिका के युद्ध में परिलक्षित हो रही है, दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि एक भारी हिस्सा समर्थन में है ईरान के मिडिल ईस्ट में, और जो हुकूमतें हैं उनको मजबूरन एक तरह से कह लीजिए उनको ईरान का साथ देना पड़ा। अच्छा, इसमें देखिए कुछ खबरें भी मोसाद फैला रहा है, और उन खबरों में एक ये भी खबर आई कि जो सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका गए, उन्होंने चुपचाप उन्होंने ट्रंप से कह दिया कि हमला करो, ईरान पे हमला करो, अभी नहीं करोगे तो तेहरान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यानी इस तरह की बातचीत सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ट्रंप से कर सकता है? ये मतलब ऐसे उस खबर को ऐसी इतने अमेचरिश तरीके से, इतने भोंडे तरीके से सामने लाया गया कि हंसी आती कि ये लेवल मोसाद का हो गया, हंसी आती है उसमें, और उसको चलाया जा रहा है और उसको लेके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। पता नहीं इन लोग का अपना एक तरीका, दिग्भ्रमित तुम कर लो। कुछ ऐसे भाई बहुत सारे लोग हैं बेचारे, उनको जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे सच को और झूठ को कैसे अलग किया जाए, तो ठीक है उनको तुम कुछ प्रभावित कर भी लो। लेकिन जो मिडिल स्ट्राटा है, हम लोग जैसे लोग हैं जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है और नीचे तक पहुंचाते हैं, हम लोग जैसे लोगों का बड़ा हिस्सा जो प्रो इजराइल भी मैं कह रहा हूं, वो भी इस तरह की खबर नीचे फिल्टर ही नहीं करता, जाने नहीं देता, क्योंकि उसको खुद विश्वास नहीं। उसके बाद देखिए लेबनान में भी इन्होंने इस तरह से 17 स्ट्राइक्स की, और इन 17 स्ट्राइक्स के बाद भी लेबनान की पोजीशन जस की तस है। लेबनान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वहां पर हिजबुल्लाह लगातार इस बात को कह रहा है कि हम तैयार हैं, जैसे ही अमेरिका और ईरान इजराइल में जंग शुरू होती है तो उधर से हम हमला कर सकते हैं। तो ये देखिए आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।